एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काल पुरुष के कुंडली के बारे में। काल पुरुष की कुंडली होती है क्या, इसका प्रयोग फलित में कैसे किया जाता है, इसका उपयोग क्या जरूरी है, इसी के बारे में आज बात करते हैं। काल पुरुष के बारे में बताएं तो काल पुरुष एक काल्पनिक पुरुष का संज्ञा दिया गया है। यह माना जाता है कि काल पुरुष के हर एक अंग में कोई ना कोई 12 राशि में से हर जगह उसका प्रभाव पड़ता है। तो कुंडली के वाइज हमारे पीछे एक कुंडली बनाई है मैंने समझाने के हेतु। इसमें काल पुरुष के लिए हमने हर भाव में एक राशि दे दिया गया है। देखेंगे ये लगन है, लगन सब जानेंगे ही। लगन में एक लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड हाउस में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। सभी भावों में एक नंबर है और सभी में ग्रहों के नाम है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यह जो नाम है, राशियों का नाम किस प्रकार पड़ा, तो उसी प्रकार उनका स्वामित्व के कारण इनको जो उनके नंबर थे उनके नाम के अनुरूप इनको मिल गया है। यानी जो द्वितीय भाव है वह धन अर्थात धन, शुक्र, वैलाश्य शुक्र के कारण आता है, इसलिए यहाँ पे शुक्र का दिया गया है। तीसरा हाथ बुध को दिया गया था, जो कि आपके तीसरा हाउस से हम कला का भी हाउस माना जाता है, तृतीय हाउस छोटे भाई का भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बुध है, लेकिन इनका कारक तक मंगल होता है। चौथा हाउस सुख का है, सुख सबसे ज्यादा माता के पास आती है, एक घर में आता है। चौथा हाउस मंगल का है, चंद्रमा का है, माफ कीजिएगा। पांचवा हाउस सूर्य का है, जो कि स्वयं के अपना हाउस है उनका। छठा हाउस उसी प्रकार जो 6 नंबर था, हमने बताया था कि कन्या का लिए बुध का हाउस है। सातवां शुक्र यानी आपका पार्टनर शुक्र। आठवां हाउस मंगल, नववां गुरु, 10वां उसी प्रकार शनि है, एकादश शनि, द्वादश गुरु। यह तो काल पुरुष के अंगों के राशि का प्रभाव था। अब काल पुरुष के अंगों के बारे में जाने तो प्रथम भाव से यानी पहले भाव से सिर के बारे में चर्चा की जाती है। मस्तिष्क से लेके कोई भी अगर विचार करना हो तो काल पुरुष के प्रथम भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव काल पुरुष का कंठ, आंख। आंख की बात करें तो यहाँ पे दाहिनी आंख के बारे में विचार किया जाता है। इस कुंडली से अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको आधा में बांट लिया। इस साइड दाहिना साइड हो जाता है। इस साइड जो हम बात करेंगे यहां से लेके यहां तक, दाहिना साइड। और इस साइड अगर बात करें बायां साइड। शरीर के बायां भाग के लिए इस साइड से हम विचार करते हैं और दायां साइड के लिए इस साइड से विचार करते हैं, लेकिन यह पुरुष में इस तरीके के देखा जाता है। अगर स्त्री के शरीर पर कोई विचार करना हो उसके विपरीत में करते हैं, अर्थात स्त्री के लिए ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे भाव से काल पुरुष का अंग है वह है आंख। तृतीय हाउस जो तृतीय भाव है वह है बाह। तृतीय हाउस से हम बाह के बारे में बात करते हैं, बाजू के बारे में, यानी शोल्डर से अपर, गर्दन से लेके शोल्डर तक पूरी, मतलब यहाँ से तृतीय हाउस में आता है। चतुर्थ हाउस में फिर हम जो बात करेंगे वह है हृदय। चतुर्थ हाउस में हृदय। फिर वही बात करेंगे, अगर राइट हार्ट के बारे में बात करेंगे तो हम काल पुरुष के इस साइड में हाउस में बात करेंगे, फिर दाहिना हाउस और बायां हाउस के लिए इस साइड में करेंगे। उसी प्रकार से जो पांचवा अंग काल पुरुष का हो जाता है वह होता है पेट का।
यहाँ पे देखते हैं पेट है, उदर है इसकी, और उसके बाद हम फिर देखते हैं कालपुरुष के जो छठा अंग है, वो छठे अंग में बात करते हैं तो आ जाता है नाभि। नाभि, छठे अंग में नाभि के बारे में बात किया जाता है और पैर के बारे में भी बात किया जाता है। सातवां अंग नाभि से लेके नीचे हिस्से के, मतलब कि नाभि से नीचे हिस्से के बारे में इसमें सातवें हाउस के बारे में बात किया जाता है। नाभि से नीचे। और फिर आठवां हाउस जो हो गया वो बाह्य अंग, मतलब कि बाह्य जनन अंग होता है, जिससे एक्सट्रैक्टिव मतलब जिससे हम मल निकालते हैं या पेशाब करते हैं, वह अंग हमारा आठवां हाउस का कालपुरुष का अंग है। फिर उसी प्रकार हमारा जो नवा हाउस दिया गया है वह जांघ के लिए दिया गया है। जांघ का हाउस हमारा नवा हाउस है। 10वां हाउस से हम घुटने के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं घुटने के भाव आ गए तो यहाँ पे फिर एकादश हाउस है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी घुटने से नीचे के बारे में जो पाँव है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो द्वादश हाउस है उसमें पैर के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने बताया कि फिर से पर याद मैं करवाना चाहता हूँ, जैसे हृदय में लेफ्ट हार्ट के बारे में यहाँ से बात करते हैं, मतलब और राइट हृदय के बारे में यहाँ से, यदि पुरुष कोई समझेंगे तो राइट के बारे में यहाँ से बात करेंगे और लेफ्ट से यहाँ पे होंगे। उसी प्रकार घुटने में आ जाएंगे तो घुटने में यहाँ पे इनसे बाएं हाथ से करेंगे, यहाँ पे फिर दाएं हाथ से करेंगे। इसी प्रकार से पैर का भी हो जाता है, यानी कि पैर में यहाँ पे आएंगे तो पैर आ जाएगा कौन सा, बायां पैर, यहाँ पे दायां पैर आ जाएगा। अगर नहीं तो अगर दोनों पैर के बारे में कोई जनरल बात करेंगे तो सिर्फ इस हाउस से करेंगे, 12th हाउस से करेंगे। ये हमारे कालपुरुष के अंग हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहे हैं आपकी, अगर ज्योतिष की कुंडली में अगर किसी दिशा दिया गया है, दिशा यहाँ पे इस पूर्व की, यहाँ पे ये जो दिशा है ये पूर्व का दिशा दिया गया, निर्धारित किया गया है। जो सबसे ऊपर का दिशा है ये पूर्व की तरफ है, और पूर्व से फिर यहाँ पे आती है दक्षिण की साइड है, ये पश्चिम, ये उत्तर। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कभी कभार हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें जानने की इच्छुकता होती है कि अगर हमारा जॉब लगेगा तो किस दिशा में लगेगा, या हम इस दिशा में जा रहे हैं कि हमारा काम सफल होगा। तो ये इसलिए दिशा निर्णय या दिशा ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर के कोने में ईशान का कोना है, और पूर्व और दक्षिण की तरफ आग्नेय कोण है, और दक्षिण और पश्चिम की तरफ नैऋत्य कोण है, और पश्चिम और उत्तर की तरफ वायव्य कोण है। तो दिशा ज्ञान भी हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो मैंने एक 4 जीरो मतलब कि 4 शून्य या 4 जीरो का निशान बनाया है। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यह कौन सा बस है? पहला लिखा हुआ है, चौथा, 7वां, 10वां। ये देखेंगे कि सेंटर या अंदर में ही है, यानी ये केंद्र में है। इसको केंद्र अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ पे घेरा, ये और यहाँ पे भी ट्रायंगल का एक निशान बनाया हुआ है। ट्रायंगल अर्थात त्रिकोण। कौन कौन सा हाउस है त्रिकोण में देखेंगे? 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 1, 5, 9। त्रिकोण इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, कुंडली में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावित भावा कारकम के कारण देखिए पहले से 5 हुआ, 5वें से फिर 5वां, 9वां हुआ, 9वें से फिर 5वां लगन आ जाता है। यानी अगर किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं या कोई भी आपको पंडित जी के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा जो रत्न पहनाएंगे वो इन तीनों में से किसी का भी पहना देते तो आपको वो फलित होता ही होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये निशान बनाया हुआ है जो कि इस हाउस में और यहाँ पे, यानी बात करें तो
3, 6, 11। 3, 6, 11 हाउस में मैंने एक निशान बनाया होगा इस तरीके का। यह इसको त्रिष्टाई भाव बोलते हैं। अब इसे याद कर लीजिए, बाद में हम बात करेंगे इसको त्रिष्टाई भाव क्यों कहते हैं और इसका फल क्या होता है। उसी प्रकार हमने 3 जगह फिर से स्टार मार्क दिया हुआ है। एक तो स्टार मार्क दिया हुआ है, एक दे रखा है हमने 6वें हाउस में, एक दे रखा है 8वें हाउस में और एक 12वें हाउस में। ये स्टार मार्क ये त्रिक भाव का स्वामी, त्रिक कहा जाता है इसको। ये याद इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, अब याद करना भी होगा क्योंकि हम जब आगे फलित करेंगे या किसी भी कुंडली के ऊपर में विवेचन करेंगे तो यह याद होना अति आवश्यक है कि यह कौन सा हाउस त्रिक है या कौन सा त्रिष्टाई है या त्रिकोण है और ये कौन से भाव केंद्र में आते हैं। ये त्रिक हो गया। उसके बाद आप सब देखेंगे कि 2 चीज इसमें मार्ग छूटा हुआ है। वो कौन सा है? ये क्रॉस का मार्ग छूटा हुआ है, इसको मारक स्थान बोलते हैं। जहां पे 2 जगह लिखा हुआ, एक है दूसरा हाउस, एक है 7वां हाउस। मारक स्थान इसलिए कहते हैं, मारक अर्थात मृत्यु। लेकिन जब इसकी दशा चलती है तो मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु तुम कष्ट मिलता है। अब तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई इनके पास जाते हैं बोलते हैं आपकी मार्केस की दशा चल रही है, तो मार्केस की दशा अर्थात यह नहीं कि आपके पास मृत्यु होगा। दूसरा और 7वां भाव को मारक भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8वां भाव आयु का है और तीसरा भाव यानी जो एक हमारा जो संस्कृत में जो हमारे ज्योतिष का एक सूत्र है भावत भावत कारकम, यानी भाव से उस भाव को जोड़ना चाहिए। अष्टम भाव से अष्टम भाव अर्थात तृतीय भाव वह भी उसी का फल देता है। जैसे कि अष्टम भाव आयु का है, आयु जब तक वो पराक्रम नहीं रहेगा, पराक्रमी नहीं रहेगा, तब तक उसकी आयु भी नहीं अच्छी रहेगी। यानी ये भाव दोनों मतलब आयु का विचार किया जा सकता है इस यानी तीसरे भाव से और अष्टम भाव से। अष्टम आयु का वय होना यानी आयु का वय होना यानी उसे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। उसी प्रकार तृतीय भाव से इसका वय होना भी मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर है। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर अर्थात कि वह बहुत ही चिंतित होगा, चाहे काम को लेके, चाहे कि शरीर को लेके, चाहे कि घरेलू समस्या, अन्य प्रकार की समस्या, एक्सीडेंट भी इसी योग में होते हैं। वैसे आपको बता दूं मार्केस से डरना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केस के समय ही अत्यधिक मैंने जो चार्ट पढ़ा है आज तक मैंने काफी ज्यादा चार्ट में देखा है कि मार्केस में विवाह भी होता है और संतति का जन्म भी मार्केस के समय में होता है। आइए हम वापस आते हैं काल पुरुष के कुंडली के बारे में। काल पुरुष की कुंडली किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो हमें उसके लिए एक काल पुरुष की कुंडली बना रहा हूं। यह सिंह लगन की कुंडली है किसी जातक की। इसने प्रश्न पूछा था कि क्या हुआ आर्टिस्ट बन पाएगा, क्या हुआ कलाकार बन पाएगा। तो हम देखते हैं कला के भाव का कौन सा हाउस होता है। कला के भाव के लिए तृतीय हाउस होता है। तृतीय हाउस से कला के बारे में विचार किया जाता है। तृतीय हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र यहाँ पे द्वादश भाव में है, ठीक है। और देखेंगे कला किससे रिप्रेजेंट होता है, जो कारक तत्व है। किसी भी कुंडली में फलित करने के लिए हमें 3 चीज बहुत ध्यान देना पड़ेगा फलित में। वह क्या है कि एक जो कारक तत्व है, कारक तत्व वो उसका हाउस में कौन है, यानी कि थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का कारक तत्व कौन से हुए? थर्ड हाउस का कारक तत्व या जो प्रश्न है प्रश्न के कारक तत्व कौन से हुए? प्रश्न के कारक तत्व यहाँ पे अभी हुए बुध और शुक्र, क्योंकि उन्हें कलाकार बनना है। उसके बाद जो इनकी वो नैसर्गिक है यानी कि नेचुरल है, जो कि कारक मतलब कि लग्न पे यानी कि काल पुरुष के कुंडली से उसकी नैसर्गिक का पता चलता है। या यूं मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो वह मेरा क्या हुआ? वो मेरा तत्कालिक कर्म हुआ। मैं अगर कर्म कर रहा हूँ तभी मेरे को उसका फल मिल रहा है। लेकिन मैं अपने बच्चे के भरण पोषण करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, या मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेके आता हूँ मार्केट से, या मेरे क्या हुआ ये मेरा
डेली रूटीन हुआ, मतलब कि उसे मेरे को करना ही करना पड़ेगा, यानी उसे बिना देखे मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा ध्येय है, ये मेरा नैसर्गिक तत्व है। तो नैसर्गिक तत्व है वो काल पुरुष का कार्य है। उसके बाद हम देखते हैं जिस भाव का या जिस भाव का भावेश की स्थिति क्या है, भावेश की स्थिति और काल पुरुष कुंडली के बारे में बात करेंगे। अब वापस इस कुंडली में आते हैं। इस हाउस में देखेंगे शुक्र यहाँ पे द्वादश हाउस में है, जो कि शुक्र इस हाउस के कारक तत्व भी थे। और शुक्र यहाँ पे देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में तृतीय हाउस में बुध का स्थान कहाँ पे, यहाँ पे बुध है। बुध को देखेंगे वो किसके साथ है, शनि और चंद्रमा के साथ है, यानी कि चंद्रमा बुध की और बुध यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। तो ये काफी कमजोर हो जाता है, ये हाउस काफी कमजोर हो जाती है, यानी कि ये कला के क्षेत्र में उतने उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, ये कला के क्षेत्र में फेल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि वह हाउस किस तरह का मजबूत है। यहाँ पे भी और भी देखते हैं कि हम 1 2 3 4 या मंगल की फोर्थ दृष्टि से दे रहा है, और शनि यहाँ से दसम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो मंगल भी कमजोर है, तो वहां पे शनि भी कमजोर है, बुध भी कमजोर हो गए, शुक्र भी कमजोर है। तो यहाँ पे यह जातक कला के क्षेत्र में उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर कोई प्रश्न अगर उसके हेल्थ के ऊपर होता, तो हेल्थ के लिए हम प्रथम हाउस को देखते ही देखते हैं। प्रथम हाउस का जो कारक तत्व है वह सूर्य या मंगल, काल पुरुष में मंगल को देखेंगे अति आवश्यक है। अगर वो मंगल कहीं पे भी हो उसे अभी नहीं देखेंगे। अगर ये जैसे कि अभी ये 5 नंबर, यानी 5 नंबर का मालिक जो स्वामी है वो सूर्य है, सूर्य की स्थिति तो देखेंगे, साथ में मंगल की स्थिति भी देखनी अति आवश्यक है। यहाँ पे 5 नंबर की जगह 6 नंबर होती तो बुध की स्थिति देखते ही देखते, लेकिन मंगल की स्थिति हमें देखना पड़ता। उसी प्रकार हमें द्वितीय हाउस के बारे में अगर यदि चर्चा करनी है या उसके बारे में हमें फलित करना हो तो द्वितीय हाउस यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 6 अर्थात बुध के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शुक्र के बारे में बात करना नहीं भूलेंगे। उसी प्रकार तृतीय हाउस यहाँ पे तुला है, तुला का मालिक शुक्र है, और लेकिन हमें अगर उसके पराक्रम के बारे में बात करना, उसकी कला के बारे में बात करना, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करना हो तो हमें बुध के बारे में बात करना नहीं भूलना पड़ेगा। चौथा हाउस शुक्र का है, माता का है। चौथा हाउस के बारे में कभी भी बात करना हो तो चंद्रमा की इस हाउस में चंद्रमा की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही पांचवा हाउस जिसका काल पुरुष की कुंडली में पांचवा हाउस सूर्य को दिया गया है। अगर संतान के बारे में, विद्या के बारे में बात करेंगे तो इस कुंडली में सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। इस कुंडली में से 9 है तो गुरु के बारे के बाद सूर्य की भी में बात करेंगे। ऐसे छठा हाउस रिपु, रोग और कर्जा के बारे में है। इसके लिए मंगल और शनि कारक तत्व हैं। शनि और मंगल के साथ इस हाउस के लॉर्ड को जरूर देखेंगे, साथ में बुध को भी देखेंगे। अगर बुध हमारा यदि अच्छा नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, अगर बीमार हो जाएंगे तो हम दवाई नहीं खाएंगे। तो बुद्धि का ठीक होना उतना ही आवश्यक है। वैसे 7th हाउस का जो कारक तत्व है शुक्र, उसे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है 7th हाउस। अगर हम विवाह के बारे में बात करनी हो या पार्टनरशिप के बारे में बात करनी हो तो 7th में शुक्र के बारे में बात जरूर कर लेंगे। अष्टम हाउस का कारक तत्व शनि है। अष्टम हाउस के स्वामी अगर 12 है यहाँ पे तो 12 मतलब गुरु के बारे में चर्चा करेंगे, यदि आयु के बारे में विचार करेंगे तो। लेकिन शनि के बारे में विचार करना पड़ेगा क्योंकि शनि आयु का मालिक है। लेकिन हम मंगल जो कि काल पुरुष में अष्टम हाउस का स्वामी है, तो मंगल के बारे में भी विचार अति आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार नवम हाउस दान धर्म का और पिता के बारे में है। पिता कुछ ज्योतिषविद 9th हाउस को मानते हैं, कुछ 10th को मानते हैं। 9th मैं यहाँ पे 9th को 25 वर्ष से कम आयु की अगर जो भी संतान है उसे 9th हाउस से पिता के बारे में उस कुंडली से बात करेंगे। अगर वह 25 वर्ष से अधिक है या वो डिपेंडेंट नहीं है पिता का, तो हम दसम भाव से विचार करते हैं। नवम भाव का अगर विचार कर रहे हैं तब वहां पे गुरु के बारे में, यानी गुरु की स्थिति के बारे में इस कुंडली में जानना अति आवश्यक है। उसी प्रकार दसम भाव का कारक तत्व जो कि शनि है, और काल पुरुष की कुंडली में भी दसम भाव का मालिक शनि है, तो शनि की जो स्थिति इस कुंडली में होगी वह देखना अति आवश्यकता है। उसका कर्म के बारे में जानना हो तो क्या एकादश हाउस वही आय का हो गया। आय का कोई भी मालिक हो सकते हैं आय के, लेकिन हमें यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि की स्थिति भी आय के लिए देखना अति आवश्यकता है। शनि का यहाँ पे इसलिए है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें आय नहीं मिलेगा। उसी प्रकार द्वादश हाउस जिसे हम हॉस्पिटल के लिए, मोक्ष के लिए मानते हैं,
या रिपेमेंट के लिए देखा जाता है तो उसके जो कारक तत्व शनि है, शनि के साथ साथ हमें काल पुरुष कुंडली के जो कि स्वामी है गुरु, उनकी स्थिति भी देखना उतनी ही आवश्यक है जितने कि यहाँ का भावेश और कारक तत्व को देखा जाता है। यह इस प्रकार था कि काल पुरुष कुंडली के जो भावेश है तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है फलित करने के लिए। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कुछ सुझाव हो या कुछ जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगी। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।